नावल भाभी राइटर ज़ोबिया शेख। मेरी भाभी बिल्कुल अस्पड़ा जैसी हसीन थी, पर शुरू से ही मैं उससे जलती थी। और सोने पर सुहागा ये हुआ कि मैं जिस लड़के को पसंद करती थी, उसने भी ये शर्त रख दी कि पहले उसके भाई की शादी भाभी से करवाओ तो वो मुझसे शादी करेगा। मैं भी मान गई और भाभी को तलाक दिलवाकर उसकी शादी अपने जेठ से करवा दी। और फिर मेरी शादी मेरी पसंद के लड़के से हो गई। पर रूह तो शादी की पहली रात कांपी जब कमरे में शोहर की जगह मेरी भाभी इस वक्त दोपहर का काम कर रही थी, जब मैंने जानकर सालन में नमक डाल दिया और वापस अपने कमरे में चली गई। मुझे पता था अभी थोड़ी देर बाद घर में एक तमाशा लगने वाला है, इसलिए मैं खामोशी से आंखें मूंदे लेटी रही। थोड़ी देर बाद मेरी तवक्का के मुताबिक मेरी अम्मा के चीखने की आवाज़ें आने लगी, लेकिन मैं जानकर भी अनजान बनी रही और लेटी रही। कुछ वक्त गुजरा तो मैं अनजान बनी अम्मा के पास जा बैठी, जो कि भाभी को हकारत से देख रही थी। मैंने कहा, अम्मा क्या हुआ, क्यों गुस्सा कर रही हो? अम्मा ने कहा, अरे होना क्या है, सारा वक्त अपने हुस्न को संवारने में लगा देती है। मेरे बेटे को काट का उल्लू बनाया हुआ है। ये समझती है हमें अंदाजा नहीं है। जानकर खाना में नमक ज्यादा डाल दिया कि मैं इससे किसी काम का न कहूँ। ये बस कमरे में पड़ी रहे और मैं इस उम्र में भी चूल्हा देखती रहूं। मैंने एक नज़र भाभी के खूबसूरत चेहरे को देखा, जो कि खिलता हुआ गुलाब लगता था। वो हसीन थी, इस बात का मुझे अंदाज़ा था, मगर हसद और जलन की आग इस तपश को महसूस नहीं करने देती थी। मैंने कहा, भाभी आप ख्याल कर लेती। भाभी ने कहा, छोटी मेरा यकीन करो, मैंने अच्छे से देखा था, नमक सही था, मगर अब इतना ज़्यादा महसूस हो रहा है, सालन का नवाला तक नहीं लिया जा रहा। भाभी की बात सुनकर मुझे हंसी भी आई, जो कि मैं अच्छे से छुपा गई थी। इतने में भाभी की मोटरसाइकिल घर के आगे रुकी। मैंने देखा कि भाभी बाई की तरफ मतवज्जा है। जल्दी से अम्मा को इशारा किया। अम्मा मेरा इशारा समझते हुए सर थाम कर बुलंद आवाज में बोली, अरे बहू, क्यों मुझे इस उम्र में जलील कर रही हो? मैं तो तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ, मगर तुम न जाने मुझसे क्या बांधे बैठी हो। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारी नज़र में ये हैसियत रखती हूँ। इतने में बाई घर में आ गए। भाभी बेचारी हमेशा की तरह चुप खड़ी थी। बाई अम्मा के पास बैठे और प्यार से बोले, मेरी अम्मा को क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? अम्मा ने तो ये सुना और बोली, अरे बेटे, ये दिन देखना रह गया था बस। मैं नहीं चाहती थी कि रवायती सास की तरह बहू पे जुल्म के पहाड़ तोड़ो, मगर शायद तेरी बीवी ये तय करके आई थी सास को कभी अहमियत नहीं देनी। अम्मा की बात सुनकर बाई सख्त आवाज में भाभी से बोले, क्या हुआ है अम्मा, क्यों दुखी हैं? मैंने तुम्हें कहा भी था अपनी जुबान को एक हद तक इस्तेमाल करना। भाभी बाई की बात सुनकर रोने वाली हो गई। बाई ने जब भाभी की आंखों में आंसू देखे तो फौरन नरम पड़ गए और हमेशा की तरह बात ये जा और वो जा। मुझे गुस्सा आया कि इतनी मेहनत से मैंने सालन खराब किया और किसी ने कोई खास रद्द अमल भी जाहिर नहीं किया। मैं अपने कमरे में वापस आ गई और शाम के बारे में सोचने लगी। किसी न किसी तरह मुझे मौका देकर यहाँ से निकलना होगा, मगर क्या? अम्मा मुझे कभी नहीं जाने देंगी, और अगर आज ना गई तो मेरा जो नुकसान होगा उसका अजाला मुमकिन भी नहीं है। आज तो फैसला है। नहीं नहीं, आज तो मुझे हर हाल में यहाँ से जाना है। इसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मार जाए और लाठी भी ना टूटे, मगर क्या करूँ समझ नहीं आ रही। हाँ, अचानक मुझे ख्याल आया, भाभी, हा हा हा, यानी एक तीर से दो शिकार। मैं अब मुतमईन सी तैयार होने लगी। शाम होने में आधा घंटा था। मैं जानकर बावर्ची खाने में गई और चाय बनाने लगी। चाय का पानी चढ़ाकर मैं बाहर सहन में आई तो देखा अम्मा ऊँघ रही हैं। मैंने तेजी आवाज में कहा, अम्मा चाय पीनी है, तुमने बनाऊं? मेरी आवाज कुछ ज्यादा ही तेज थी। अम्मा चौंक कर उठी और अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, अरे कम बख्त, तेरा बेड़ा गर्क जाए, बुरी माँ की जान लेनी है क्या? इतना गला क्यों फाड़ रही है? मैंने कहा, अम्मा नहीं, मुझे लगा तुम सो गई। मैं और अम्मा अभी जेरे बहस थे जब भाभी कमरे से अजलत में निकलती नजर आई। मेरा तीर निशाने पर लगा था। वो मेरे पास आई और बोली, छोटी तुम रहने दो, मैं चाय बना दूंगी, तुम अम्मा के पास बैठो। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, नहीं भाभी जान, आप वैसे ही इतने काम करती हैं, आप चाय तो मैं खुद बना सकती हूँ। मगर वो बेचारी अपनी अच्छी आदत से मजबूर होकर बोली, नहीं छोटी, मैंने कहा ना, बस तुम बैठो, हाथ वगैरह ना जला लेना। मैं भी बैठ गई और भाभी बावर्ची खाने में चली गई। मैंने अम्मा का मूड सही देखा तो बोली, अम्मा क्या हुआ?
भाभी नहीं नजर आ रहे? अम्मा ने कहा, हाँ वो अपने दफ्तर के काम से गया है। ये बात सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इतने में भाभी भी गरम गरम चाय ले आई। अम्मा को प्याला देने के बाद जैसे ही भाभी ने मुझे कप दिया, मैंने पाँव के पास पड़ी ईंट उनकी तरफ सरका दी और मेरी सोच के मुताबिक भाभी अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी। छिन की आवाज़ से कप ज़मीन बोस हुआ और वो गरम गरम चाय भाभी का सफ़ेद मोमी पाँव बुरी तरह जला गई। अचानक इत्तफाक पर अम्मा घबरा गई और मैं भी एक पल को भाभी की चीखें सुनकर दहल गई, मगर दूसरे ही पल संभल कर उनके पास गई। फ्रिज से ठंडा पानी लाकर उनके पाँव पर डाला, मगर जब तक देर हो चुकी थी। भाभी का पाँव सुर्ख हो रहा था, जिसको देखकर मुझे बुरा भी लगा, लेकिन ये वक्त शर्मिंदा होने का नहीं था। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा भाभी को ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मैं ऐसा करती हूँ, पास वाले डॉक्टर को दिखाती हूँ, जब तक भाई भी आ जाएंगे। अम्मा ने भी घबराहट में कहीं कह दिया, तू ले जा इसको और अच्छे से चेकअप करवाना। मैं तो नाचते हुए कमरे में गई, भाभी और अपनी चादर लाई, इसको ओढ़कर मैं घर से निकल गई। भाभी आराम आराम से चल रही थी। इनका चेहरा तकलीफ की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए सुर्ख पड़ रहा था, जो कि उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। मैं तो खुद एक औरत होकर उनसे इतनी हैरान थी, बाकी मर्दों का क्या हाल होगा फिर। इन सब ख्यालों को झटकते हुए मैं डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच गई। भाभी को उसने चेकअप किया और एक सुकून का इंजेक्शन लगा दिया। मैं आंख बचाकर डॉक्टर के पास गई और बोली कि मेरी भाभी बहुत काम करती हैं, मेरी माँ बहुत जालिम है। आप इनको थोड़ी देर यही रख लो, मैं अपने भाई को बुला कर लाती हूँ। मेरी अम्मा इन पर बहुत जुल्म करती हैं। भाई को इस बात की खबर होनी चाहिए। मेरी बात सुनकर पहले तो डॉक्टर घबरा गया और फिर बोला, बीबी मैं आपकी फिक्र समझता हूँ, मगर इस सब में आप मुझसे मदद ना मांगे तो अच्छा है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। मैंने आंखों में आंसू इकट्ठे किए और बोली, ये सब आप जैसे लोगों की वजह से हो रहा है। अगर आप लोग हिम्मत करके ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें, तो हो सकता है कि मेरी अम्मा जैसी औरत भाभी जैसी औरत पर जुल्म ना करे। मेरी चाल काम कर गई और डॉक्टर जज्बाती होकर बोला, अच्छा मैं बस इतना कर सकता हूँ कि इनको एक नींद का इंजेक्शन लगा देता हूँ, तकलीफ में भी आराम होगा। और आप जब तक अपने भाई को भी बुला लो ना। मेरी आंखें चमक उठी। ये सब कर वाकई यही मुनासिब तरीका था। मैं भाभी के पास आई और बोली कि डॉक्टर ने कहा एक इंजेक्शन लगेगा, फिर घर जा सकती हैं। भाभी ने अपनी हिरनी जैसे आंखें उठाकर मुझे देखा और बोली, छोटी जल्दी करो, तुम्हारे भाई की बगैर इजाजत मुझे आना वैसे ही अजीब लग रहा है, ऊपर से देर हो रही है। मैंने कहा, भाभी कोई बात नहीं, अम्मा है ना, वो भाई को बता देंगी कि आपकी तबीयत खराब थी, इसलिए अजरत में भाई को नहीं बता सके। मेरी बात से भाभी कुछ मुतमईन हो गई और मैं बस अपने मकसद से एक कदम दूर थी। नर्स ने भाभी को इंजेक्शन लगाया और 2 मिनट बाद भाभी नीम गनूदगी में जाने लगी। मैंने इसको स्ट्रेचर पर लेटा दिया और खुद उनसे हल्की फुल्की बातें करने लगी। जब मुझे भाभी की आवाज़ में लड़खड़ाहट महसूस हुई तो मैं समझ गई भाभी बेहोश हो चुकी हैं। मैं नर्स को इनका बताते हुए अस्पताल से निकलती चली गई। इस सब के दौरान मैंने एक काम ये ज़रूर किया, भाभी की चादर खुद ओढ़ ली और अपनी उनके ऊपर डाल आई। मुंह ढांपे मैं जैसे ही पार्क में दाखिल हुई, सामने मौजूद हस्ती को देखकर मेरी बांचें खुल उठी। क्या कुछ ना किया था मैंने आज के दिन में, बस एक मुलाकात के लिए। हाँ वो कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। फिर क्या मिला, सामने महबूब खड़ा हो तो पीछे मुड़कर नहीं देखते। और मैं भी अपने महबूब को सामने देखकर सब भूल गई। राज और न्याज की बातों के बाद मैंने उससे कहा, अम्मा मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं और मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर वो बोला, देखो मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, तुम रिश्ता भेजो ना मेरे घर, किस बात का इंतज़ार है। मेरी बात सुनकर वो बोला, इतना आसान नहीं है, जैसे तुम अपने घर में छोटी हो ऐसे ही मैं भी छोटा हूँ। मेरे बड़े भाई की शादी के बाद ही मैं शादी करूँगा। मैंने अपने माथे पर हाथ मारा और बोली, तो पागल बड़े भाई की शादी करो ना, क्यों इतनी सी बात पर हमारा खुशियों का महल तोड़ना चाहते हो। उसने कहा, ये इतना आसान नहीं है। मेरा भाई चाहता है कि उसकी शादी बहुत हसीन लड़की से हो, उस लड़की के पास इतना हुस्न हो कि जहाँ से वो गुजरे लोग उसको रुक कर देखें। मेरा भाई चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की हो जिसके हुस्न के कसीदे सबकी जुबान पर हों, लोग मेरे भाई की किस्मत पर रश्क करें। मगर अम्मा ने आधा शहर छान मारा, ऐसा हुस्न नहीं मिला।
اور اماں نے مجھے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے، جب تک بائی کی شادی نہیں ہوگی تب تک میری بھی نہیں ہوگی۔ میں پوری توجہ سے اس کی باتیں سن رہی تھی، کچھ سوچتے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے بابی کا سراپا لہرایا، مگر من ہی من میں خود کو ڈمتے ہوئے یہ خیال دل سے نکال گئی تھی۔ میں نے اس لڑکے سے کہا، میں بھی کوئی لڑکی دیکھ کر تمہیں بتاؤں گی، مگر ایک کھٹکا سا تھا دل میں کہ بابی جیسے حسن کا اس شہر میں ہونا عجیب سی بات ہے، لیکن ایسا نہ ہوا تو میری محبت نہیں، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی ہوں۔ تم پاگل ہو گئے ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ میری بابی ہے اور میرا بھائی ان سے بہت محبت کرتا ہے، وہ کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑے گا۔ میں اس ملاقات کے بعد فون پر بات کر رہی تھی، یہ بات سن کر مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا کہ کیسے یہ انسان میری بابی کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اگر میری بابی اس کے بھائی سے شادی کرے گی تب وہ مجھ سے شادی کرے گا، ورنہ نہیں۔ میں اس وقت بہت الجھن کا شکار تھی۔ میرا بھائی بہت محبت کرتا تھا بابی سے، اس نے کیسے جتن سے شادی کی تھی، اور اب میں کیسے خود کو سزا دیتی، اپنے محبوب کا ہجر کیسے برداشت کرتی؟ نہیں، میں کیسے؟ جو ہوا میں کروں گی، وہی ہوگا جس کی میں نے خواہش کی ہے۔ میں نے اس دن کے بعد بابی اور بائی کے درمیان خلش ڈالنی شروع کر دی۔ میں ہر چھوٹی بڑی بات بابی کی بائی کو بتا دیتی تھی۔ بابی بھی اکثر کافی الجھن کا شکار نظر آنے لگی تھی۔ میں نے بابی سے پوچھا، کیا بات ہے، اکثر آپ اداس نظر آتی ہیں؟ بابی نے کہا، نہیں کچھ نہیں، بس میں سمجھ نہیں رہی کیا ہو رہا ہے۔ میری کوئی بھی بات تمہارے بھائی کو ایسی لگتی ہے جیسے کوئی ڈنک ہو، لیکن میں اپنی صحیح بات کو غلط رخ دیکھتی ہوں۔ بابی یہ کہتے ہوئے رونے لگی۔ مجھے بھی ایک ہوک سی ہوئی کہ شاید میں یہ صحیح نہیں کر رہی، مگر پھر اپنے دل کا سوچ کر خاموش رہی۔ اماں کی تو عادت تھی، وہ بابی کی ہر بات کو غلط رنگ دیتی تھی۔ پرسوں کی ہی بات ہے، میں اور اماں بیٹھے تھے جب چھت پر بابی کپڑے سکھانے گئی تھی۔ میں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور محلہ والے حاشر جو کہ میرے لیے پاگل تھا، اس کو چھت پر بلایا اور قدرت نے میرا ساتھ دیا۔ اس وقت ہی بھائی دفتر سے گھر واپس آ گئے۔ بابی کا پوچھا تو اماں نے ہمیشہ کی طرح لن تن کے بعد بتایا کہ اوپر ہیں۔ بھائی اوپر گئے اور میں آنے والے وقت کا سوچنے لگی۔ اتنے میں بابی کو بھائی گھسیٹتے ہوئے نیچے لے آئے اور یہاں مجھے لگا کہ میرا مقصد مکمل ہونے کے قریب ہے۔ بھائی نے بابی کے خوبصورت چہرے کو تھپڑوں سے لال بمر کر دیا تھا، مگر اماں اور میں سہمے کھڑے تھے اور ہم جانتے تھے کہ بھائی شدید غصے میں کسی کی نہیں سنیں گے۔ بھائی نے ایک ہی سانس میں بابی کو طلاق دے دی۔ یہ سب وقت کے 10واں حصے میں نہیں ہوا، میں تو سکتے میں تھی۔ بھائی نے بابی کو بد کردار کہہ کر گھر سے نکال دیا اور میں تو اپنے کمرے میں بند رہی۔ یہی تو سوچا تھا، اب وقت کا کام ہے، گزرنا گزر گیا، اور میرے بابی کی عدت کے بعد لوگوں نے اس سے شادی کا کہا۔ میں نے اپنے ہونے والے جیٹ سے رابطہ کروایا اور تب جا کر یہ رشتہ جڑ گیا، مگر کہتے ہیں نا، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، ایسے ہی میری سوچ بھی الٹ پڑی۔ شادی کی رات جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو وہ پریشان تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے سر درد کا کہا اور لیٹتے ہی سو گیا۔ میں بھی خاموش اپنے سپنوں کا جنازہ اٹھائے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کو اچانک کسی نے میرے کمرے کی کھڑکی کا دروازہ زور سے بند کیا۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں کمرے میں نیم اندھیرا دیکھا تو لائٹ جلائی۔ اپنے پہلو میں سوئے ہوئے شوہر کو دیکھا جو کہ بہت گہری نیند میں تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی تیز آواز پر بھی ان کی نیند کو خلل نہیں پڑا۔ میں نے کھڑکی میں دیکھا تو مجھے جھٹکا لگا، وہ بند تھی، مگر رات کو مجھے اچھے سے یاد ہے وہ کھڑکی بند تھی۔ میں اٹھی اور بیڈ کے نیچے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میری نظریں پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب اچانک مجھے کمرے کے دروازے پر کوئی سایہ نظر آیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھنا چاہا تو میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیز محسوس ہوئی۔ حیرت سے میرا برا حال تھا، مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کوئی مایا وہ باہر لائن سے بچھا ہوئے تھا۔ میں نے سوچا کہ شوہر کو اٹھاتی ہوں اور یہ سب دکھا دیتی ہوں، مگر پھر خیال آیا کہ ایک بار دیکھ لوں کہ یہ مایا کہاں تک بچھے ہیں۔ میں ان کے تعاقب میں چلتی، ایک کمرہ، دو کمرے، ایسے ہی گھر کے اسٹور روم سے آگے کی دیوار پر جا کر یہ مایا ختم ہو رہے تھے، مگر جیسے ہی میں نے دیوار پر دیکھا تو میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ میں گرتی پڑتی الٹے قدم واپس کمرے میں بھاگی۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز پر شوہر بھی جاگ گیا اور میرے چہرے کی اڑتی ہوئی رنگت دیکھ کر بولے، کیا بات ہے، کیوں اتنا گھبرائی ہوئی ہو؟ میری زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے بولنا چاہا مگر الفاظ نہیں جڑ رہے تھے۔ شوہر نے پانی کا گلاس میرے منہ سے لگایا۔ میں نے ایک ہی سانس میں سارا گلاس پی لیا۔ رکا ہوا سانس بحال ہوا تو میں نے شوہر کو بتایا کہ
कपूर के ताक़ुब में चलते हुए मैं स्टोर रूम तक गई। वहाँ का मंजर देखकर मेरा दिल हलक में आ गया। उस दीवार पर भाभी की एक तस्वीर थी। एक इंसान दूसरे इंसान का कत्ल कर रहा था, मगर इस तस्वीर को देखकर लग रहा था जैसे वो कोई फिल्म है। मेरी बात सुनकर शोहर परेशान हो गया और हाथ पकड़कर बाहर की जानिब चल दिए। मगर जैसे ही हम कमरे से बाहर निकले, मुझे लगा मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। वहाँ कोई माया नहीं था। शोहर ने मुझे देखा और कहा, देखो यहाँ तो कुछ नहीं है। मैंने कहा, नहीं नहीं, आइए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा वहम नहीं है। मैं स्टोर रूम की तरफ चलने लगी, मगर फर्श पर एक कोई भी माया न देखकर मुझे हैरत हो रही थी। खैर, जब मैंने स्टोर रूम से मुंसलिक दीवार देखी तो मुझे मेरा सर घूमता हुआ महसूस हुआ। इस दीवार पर कोई ऐसी तस्वीर नहीं थी। शोहर ने तेवर चढ़ाकर मुझे देखा और बोले, तुम पागल हो चुकी है, इतनी रात को मुझे घर में घुमा रही हो। मैंने कहा, नहीं नहीं, ये सब मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरा यकीन करे, वहाँ का पूरा और यहाँ, मगर अब ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद तशवीश का शिकार थी। मेरा शोहर चला गया। मैं पीछे खड़ी यही सोच रही थी, ये सब मेरा वहम कैसे हो सकता था। कुछ वक्त गुजर गया। मेरा जेठ और साबका भाभी दूसरे घर में रहते थे। मैं और मेरा शोहर और बेवा सास इकट्ठे रहते थे। मैंने अक्सर अपने शोहर को खुद से आजिज महसूस किया। अम्मा और बाई गांव चले गए थे। मैंने उन लोगों से अपनी जेठानी का जिक्र नहीं किया, मगर बाई को सोचकर मेरा दिल कट कर रह जाता था। मेरी सास भी अक्सर मुझे डांट देती थी और शोहर का खैंचा रवैया मुझे खटकता था। मैं बावर्ची खाने से निकल रही थी जब मुझे ऐसा लगा जैसा कि मेरी सास किसी से बात कर रही है। मैंने पूछा, अम्मा किससे बात कर रही हैं? मेरी सास ने मुझे आड़े हाथ लिया और बोली, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हें बताकर फ़ोन करूँगी। मैं शर्मिंदा सी हो गई। अचानक मुझे अपने सर में ठेस सी उठती महसूस हुई और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। रात को मेरा शोहर जब घर वापस आया, उसके साथ बहुत खूबसूरत लड़की थी। मैंने पूछा कि ये कौन है, तो शोहर ने बताया कि इसकी चाचाजाद है, कुछ दिन यहीं रहेगी, उसके ससुराल में कुछ बात हो गई है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। वो लड़की बहुत कम को थी, अक्सर सास से ही बातें करती थी। मैंने खुद से उस लड़की से बात करने की कोशिश की, मगर कोई ख़ास जवाब नहीं देती थी। मुझे अजीब लगता था उसका रवैया, मेरे साथ मुख्तलिफ था। मैंने अपने शोहर से भी कहा, इस लड़की का रवैया थोड़ा अजीब है। तो मेरे शोहर ने कहा, तुम इसको थोड़ा वक्त दो, वो अभी नया गाढ़ा है, इसलिए थोड़ा झिझकती है। मैंने कहा, हाँ शायद ऐसा ही हो। रात के वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे छत पर चल रहा है। मुझे नींद में बार बार यही एहसास हो रहा था। मैंने आंखें खोली तो देखा शोहर कमरे में नहीं है। मैं जल्दी से उठी, बाहर जाकर देखा खाली घर मुंह चिरा रहा था। मुझे खौफ महसूस हुआ। मैं जल्दी से शहर में गई, घर के पिछले हिस्से में भी देखा, मगर वहां भी कोई नहीं था। मैं खौफ से कांप रही थी। अचानक मुझे चूड़ियों की खनक मुझे अपनी तरफ मतवजा कर गई। मेरे माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए। चारों तरफ सन्नाटा था, मगर खनक गूंज रही थी। मेरे पीछे किसी का साया महसूस हुआ। मैं पलटी तो एक भयानक चीख मेरे मुंह से निकली और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे कोई उठा रहा था, मगर मैं कोई मज़ाहमत नहीं कर पा रही थी। अगली सुबह मेरी आंख खुली, कमरे की छत मसलसल घूम रही थी, मेरा सर भारी हो रहा था। अचानक आवाज़ आई। मैंने गर्दन मोड़ कर देखा तो गुलाबी रंग के सूट में मेरी सास चलती हुई आई, मेरी तरफ चली आई। मैंने कुछ बोलना चाहा, मगर मैं कुछ बोल नहीं सकी। मेरी सास ने मुझे सहारे से उठाया और बोली, जो हुआ बुरा हुआ, तुम भी इस बात को कबूल कर लो। मैं हैरान कुन नज़रों से अपनी सास को देख रही थी। सास ने अपने दुपट्टे से आंसू साफ किए और बोली, डॉक्टर ने कहा है तेरे जिस्म में न जाने क्या हुआ है, जिससे कुछ वक्त तक तो खुद से हरकत नहीं कर सकती है। सास की बात सुनकर मेरे दिमाग पर हथौड़े बरसा दिए। बेमोल से आंसू मेरे चेहरे को भिगोने लगे। सास चली गई। मैं खाली नज़रों से इस कमरे को देखने लगी। ये कमरा तो मेरा नहीं था, मैं दूसरे कमरे में हूँ, मगर क्यों? अचानक मुझे बाहर से लोगों के हंसने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, लेकिन अपनी बेबसी को देखकर मुझे शिद्दत से रोना आया। मेरी सास दोपहर का खाना लेकर आई। मैंने कुछ बोलना चाहा, मगर नहीं बोल सकी। इन्होंने मुझे खाना खिलाया। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। मेरी सास ने मेरा सवाल समझा और बोली, बहू तुम्हारी दुआ लेने गया है। तुम अपने शोहर की वजह से परेशान हो, मगर वो भी खुद संभाले हुए है, और तुम भी हिम्मत से काम लो। मैंने आंखें झपक कर हाँ कहा। खाना खाने के बाद मुझे नींद आने लगी। मैं सो गई। रात के दूसरे पहर मुझे अपने जिस्म से सुनाटे निकलते महसूस हुए। मैंने महसूस किया जैसे मैं पसीने में शराबूर हूँ। मैंने हिम्मत की और हाथ हिलाया।
मेरा हाथ हरकत करने लगा। मैंने आराम से पाँव भी हिलाए, उठकर बैठने में दुश्वारी हुई मगर मैं बैठ गई। मैंने सुख का सांस लिया और ज़रा हिम्मत करके खड़ी हो गई। मैंने कदम उठाया, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं पलट कर देखती कि वापस बिस्तर पर गिरी और आंखें बंद करके लंबे लंबे सांस लेने लगी। आने वाली मेरी सास थी। मैंने देखना चाहा तो मुझे लगा मेरी आंखें खराब हो गई हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही मेरे शोहर की चाचाजाद बहन है, जो कि इस वक्त सुनहरी और लाल अंदाज सूट में कोई नई नवेली दुल्हन लग रही थी। मुझे खुद को तख्ता पाकर वो लड़की हंसी और हंसती चली गई। उसका खिलखिला कर हंसना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। वो बाहर चली गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। बाहर से मजीद कहकों की आवाज़ों ने मुझे कानों पर हाथ रखने पर मजबूर कर दिया। मैंने उठने की कोशिश की मगर जिस्म टस से मस नहीं हुआ। मैं समझ गई कि ये मेरे साथ कोई साजिश हुई है। मगर क्यों? मेरी सास कमरे में आई तो उसने मुझे यखनी पिलानी चाहिए। मैंने रुख मोड़ लिया और उसके सामने सोने का ड्रामा किया। सास मुझे सोता हुआ देखकर कमरे से चली गई। उसके जाने के बाद मैंने थोड़ी देर में अपना पाँव ज़मीन पर रखा और एक कदम बढ़ाया। मुझे चलने से खौफ आ रहा था मगर मैं जल्दी दरवाजे तक पहुंच गई। मैंने कमरे से बाहर झांका तो घर का नक्शा ही बदला हुआ था। रंगीन दीवारें, कारपेट सब नया था। मैं ज़रा संभल कर बाहर निकली। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे दूर कहीं से कोई खनक सुनाई दे रही है। मैं भी इस हिम्मत चली गई। घर के पिछले हिस्से में रंगीन लाइटें जल रही थी। अजीब सा माहौल था। मैंने दीवार की ओर से झांका तो मेरे सर पर आसमान आ गिरा। मुझे लगा ये सब ख्वाब है। मेरा शौहर सामने बैठा पान खा रहा था और उसके पहलू में वही लड़की सज संवर कर बैठी थी। मेरी सास दूसरे मर्दों से बातों में इतनी मसरूफ थी कि उसे एहसास ना हुआ वो किस कदर नज़दीक है इन सब के। मुझे लगा ये सब शराब है मगर बहुत से लोगों की निगाह का मंजर मैं बनती। मैं इससे पहले ही वापस कमरे की जानिब भाग गई। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं और वो लड़की क्या ताल्लुक है उनके दरमियान। मैं खुद ही करी से करी जोड़ रही थी मगर साफ कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं वापस उसी जगह चली गई। मेरा शौहर और सास मुझे वहां देखकर हैरान थे। जैसे तिसे मैं उनकी जानिब चल दी। मेरी सास शेरी लहजे में बोली, बहू तुम। मैंने रोते हुए अपने शौहर का गिरेबान पकड़ लिया। क्यों? आखिर क्यों किया ये सब? मेरा क्या कसूर था? मेरे शौहर ने झटके से मुझे पीछे धक्का दिया। तुम भी तो यही करती आई हो ना? मैंने रोते हुए कहा, मैंने सब तुम्हारी मोहब्बत में किया था मगर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस सब का। मेरे शौहर ने कहा, अफसोस तो तुम्हें अब होगा। मैं हैरान सी इसको देख रही थी। अब क्या होने वाला था? मेरे शौहर ने मुझे ज़मीन पर ला पटका और मैं अपने भाई, अम्मा और साबका भाभी को देखकर सकते में आ गई। मेरे शौहर ने कहा, मेरा भाई तुम्हारी भाभी से मोहब्बत करता था लेकिन तुम्हारे भाई ने उससे शादी कर ली। तुम्हारी भाभी बनने के बाद तुम लोगों ने उसके साथ क्या रवैया रखा? और पता है मेरा भाई दिन रात इस चीज़ के लिए तड़प रहा था। उसको पागलपन के दौरे पड़ रहे थे मगर किसी को फिक्र नहीं थी और मेरे दिल में एक आग लगी हुई थी। मेरे भाई की खुशियाँ उससे तुम्हारे भाई ने छीनी हैं। इस दिन मैंने तुम्हें और तुम्हारी भाभी को देखा था मार्केट में। जब से मैंने तुम्हारे खिलाफ ये तरकीब सोची और तुम देर से ही सही मेरे जाल में फंस गई। ओ बीबी, ये जो लड़की है ना, ये मेरी चाचाजाद भी है और पहली बीवी भी। मैंने ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था क्योंकि तुमने ही अपने भाई का साथ दिया था उसकी शादी करवाने में। मगर मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ किया। लेकिन तुम उस दिन मेरी नज़रों में अपना मुकाम खो दिया जब तुमने अपनी भाभी को बद किरदार जाहिर कर दिया, ये सोचे बगैर कि इस सब से हम सबकी ज़िंदगियों पर क्या असर पड़ेगा। तुमने कैसे एक गैर महरम की मोहब्बत में अपने महरम बाप जैसे भाई को दर्द दिया। ये नहीं सोचा कि उसकी मोहब्बत ही तुम्हारी भाभी। उसको तल तिल मारा है तुमने। मुझको पछतावा नहीं है। जो हुआ सही हुआ। तुम जब किसी का एहसास नहीं करती तो मैं भी तुम्हारा कोई एहसास नहीं करूँगा। मेरी तरफ से तुम जियो या मरो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा भाई मुझे अजीज़ था लेकिन जब मैंने सोचा तो अंदाज़ा हुआ कि मैं सही हूँ। शोहर की बातें सुनकर मेरी आंखें हैरत से खुली रह गई। क्या था ये? मुझे लगा कि कोई भयानक ख्वाब, साजिश, चाल या शराब। हाँ, शराब था जिसने मेरी ज़िंदगी से सुकून छीन लिया था। मैं अपने भाई, भाभी, अम्मा और सबसे बढ़कर शौहर के महबूब जिसके लिए मैंने दुनिया से जंग लड़ी, अम्मा भाई किसी का सोचा नहीं। भाई का घर उजाड़ दिया। क्यों? बस एक साजिश की नज़र हो गया। मेरी मोहब्बत हो गई थी। मैं मुर्दा वजूद से ज़मीन पे जा गिरी थी। मुझे कुछ खबर नहीं मैं कहाँ हूँ।
مجھے ہوش آیا تو خود کو ایک ہسپتال میں پایا۔ کچھ آواز سنائی دی مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے گردن موڑنی چاہی مگر مجھے سمجھ نہیں آیا۔ سکت نہیں تھی، ہاتھ نہیں ہلا، یہ کیا تھا؟ میرا وجود شل ہو رہا تھا۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اندھیرے میں زیادہ ہونے لگے تو میں جان گئی کہ میرا وجود اکڑا ہوا ہے۔ میں ہل نہیں سکتی۔ میرے پاس اماں آتی تھی، ہاں وہی تھی جو میرا ساتھ دے رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں سکی، میری اماں شاید وہی میری سگی تھی، لیکن میں کیا کر گزری؟ اس طرح آج کتنا وقت گزر گیا۔ ہاں گزر گیا، مگر مجھے شاید ان اپنوں نے معاف کر دیا تھا۔ میرا مستقبل یہی تھا، یہ دیواریں، یہ ایک رنگ کا کپڑا۔ میں تھک بھی جاتی تو اکتا نہیں جاتی تھی۔ میرے پاس کوئی نہیں تھا، میں اکیلی تھی۔ جس محبوب کے لیے میں نے یہ کیا، اس نے مجھے کیا سلا دیا؟ میں ہی غلط تھی کہ اس اندھیرے رشتے کے لیے بہت کچھ برباد کر دیا تھا۔ مجھے اب افسوس نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس کی جو سزا ملی تھی وہ موت سے بھیانک تھی۔ ختم شد۔